अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नईम बेग, मैं कराची टीवी से। आज की स्टोरी लाएँ कराची से। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान और मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसके रूह रवां रफ़ीक शाह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको दिखाते हैं। और बड़े मसाइल उनके साथ लोगों ने वहाँ खड़े करे कब्रिस्तान के अंदर। कब्रिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कब्रिस्तान के पीछे झगड़े हो रहे हैं और करप्शन इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे करप्शन की बात करते हैं, मगर यहाँ तो करप्शन का बाज़ार इतना गर्म है कि आपकी वहाँ तक सोच नहीं जा सकती। तो आज उस पे हम बात करेंगे कि ये कब्रिस्तान की करप्शन होती कैसे है। कब्रिस्तान की करप्शन ऐसी होती है कि कब्रों की जो हाथे होते हैं वहाँ पे दीवार खींच के उनको बेच दिया जाता है और बड़े पैसों में उनको बेचा जाता है। तो ये भी एक करप्शन है। तो इसकी हम आपको बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दिखाएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि मसला क्या है। एक बंदा है जो उसके बाप दादा के दौर से जो है वो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की देखभाल कर रहे थे और उन्होंने गोरखन लोग जो होते हैं, जो कब्र खोदते हैं, दफनाते हैं, उनको एज ए जॉब पे रखा और थोड़े से पैसों के अंदर जो ना कब्र को खोद के वो दफना देते हैं और वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मसलन दफनाने का मसला जो अमल होता है उसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको वो फ्री में अपनी तरफ से एक वेलफेयर उनका इदारा है तो उसके फंड से लोगों को दफना देते हैं। तो वो ये एक अच्छा काम भी वहाँ कर रहे थे, मगर वो काम बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। जिनमें कुछ इदारे के लोग हैं, केएमसी के लोग हैं, जैसे कि केएमसी के जो हैं परवेज़ सिद्दीकी साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको पसंद नहीं आया। काशिफुद्दीन साहब हैं, उनको पसंद नहीं आया। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। तो मेरे पास बहुत सारे नाम हैं जो उनके साथ उन लोगों ने मसाइल खड़े करे। उनको बाकायदा अगवा किया गया, भत्ते का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उनके ऊपर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, बल्कि उनके ऑफ़िस के अंदर तोड़ फोड़ करके उनके ऑफ़िस के अंदर से पूरा रिकॉर्ड ले जाकर और कहीं डंप कर दिया गया। तो ये नाइंसाफ़ियाँ जो है रफ़ीक शाह साहब जो है उनके साथ होती रहीं और फिर बिल आखिर जब वो तंग आ गए। अच्छा, कुछ एफआईआरें भी कटी, फिर जेल भी हुई उनको, जो बेगुनाह थे तो उसमें उनको जेल भी लोगों ने किया। तो अब वो पूरा सारा सिनेरियो जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख लेंगे, मगर जो मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, कुछ नाम बताऊंगा जो लोग उनके अगवा में मुलविस थे, अगवा जो उनको किया गया और उनको ज़र्दोकोब भी किया गया, मारा पीटा भी, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे होती रहीं। और हम खुद गए कब्रिस्तान में, हमने देखा कि मैं समझता हूँ कि आजकल अगर कोई कारोबार इंसान ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कब्रिस्तान के काम में कर लें, बड़ा पैसा है, नज़र आता है पैसा। जो लोग लाते थे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात तो होगी। अब इसमें जो लोग शामिल हैं उनको अगवा करने वाले हैं, आरिफ हैं, मोहम्मद रशीद हैं, अब्दुल गफ़ूर हैं, मोहम्मद तनवीर हैं, मोहम्मद शुएब हैं, मोहम्मद रमज़ान हैं, मोहम्मद अल्ताफ़ हैं, मोहम्मद शाह हैं और मोहम्मद वक्कास हैं, मोहम्मद इकबाल हैं और हनीफ रेंजर्स वाले, वो रिटायर हुए हैं रेंजर्स से माशाल्लाह, कब्रिस्तान के काम में घुस गए, पैसा है तो वहाँ घुस गए। फ़याज़ अली साहब हैं कोई, और बहुत सारे नाम हैं। अभी कौन कौन से नाम मैं आपको गिनाऊँ, सरवर आलम है, मोहम्मद वसीम के इस मामलात में। तो और भी अब मैं ये बात करने के बाद और भी नाम बताता हूँ। मोहम्मद आमिर हैं, मोहम्मद मुज़म्मिल हैं, अल्लाह दित्ता हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद अदील हैं, मोहम्मद इम्तियाज़ हैं, साजिद हैं, कोई साबिर इजाज़ साहब हैं, अता मोहम्मद हैं, मोहम्मद रमज़ान हैं, नदीम अब्बास हैं, मोहम्मद सुल्तान हैं, अल्लाह रखा हैं, मोहम्मद फ़याज़, रियाज़ अली, तनवीर अगवाकार। इन पे जो है तनवीर साहब पे जो है एलिगेशन है अगवा का, जिन्होंने अगवा करवाया। अच्छा, इनसे मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है इनसे पैसे भी छीने गए, इनको मारा भी गया। इनकी भी एफआईआर हो, इन्होंने भी जो है एफआईआर लोगों की करवाई है। मगर ये जितने भी अफराद हैं जिनके मैंने नाम लिए, इनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा मैं, ये सारे अफराद जो हैं इनकी एफआईआर नहीं होती है मगर इनकी एफआईआर हो जाती है।
इनको तंग किया जाता है, उनको तंग नहीं किया जाता। तो ये मामलात हैं। और ये करप्शन की जो ना बहुत बड़ी दास्तान है जो आज मैं बयान कर रहा हूँ। और बाकी जो है वो मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हैं, रफ़ीक शाह साहब जो हैं, वो अपनी ज़बानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करेंगे। और देखें ये क्या मसला है, और इस मसले के अंदर इदारों को जो ना एक्शन लेना चाहिए। और इलाके के अंदर जो वो एरिया लगता है कि ईमानदार एसएचओ आए और वहाँ पे इसकी जो है वो बाकायदा इंक्वायरी बिठाए और मालूमात करे कि ऐसी क्या बात है इस कब्रिस्तान के अंदर। अच्छा, असला बरदार भी फिर रहे हैं, असला लेके भी फिर रहे हैं। और उसके अंदर मैंने खुद विज़िट किया, शराब की बोतलें, नशे की चीज़ें। अब क्या वहाँ पे बैठ के क्या वो नशे की चीज़ें बेची जा रही हैं, क्या किया जा रहा है, इसका भी इल्म नहीं है। मगर इंशाल्लाह ताला हम इस पे रहकी करेंगे और पूरी मालूमात करके इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम भी आपको दिखाएंगे इसका मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के ऊपर। आइए चलते हैं और रफ़ीक शाह साहब जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उनकी रुदात आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं तमाम मीडिया पर्सन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरे कहने पर आज यहाँ पर आए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी आज तक जो मैं बात कहूँगा उसको सुनेंगे वो। और बाहैसियत में मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। कब्रिस्तान हमारे पास 1963 से, एक साल हो गया ये मुसलसल जो है मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। केएमसी का हमला है और यहाँ के कुछ गोरकन है वो है, उन्होंने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं कब्रिस्तान में जो डबलिंग वगैरह का काम हो रहा था या जो मुख्तलिफ जगह यहाँ पर बेची जा रही थी उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। और मैं कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें पुरानी हैं उनको रजिस्टर्ड कर रहा था, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें इकबाल परवेज़ साहब को भी अच्छा नहीं लगा कि कब्रें क्यों रजिस्टर्ड कर रहा है, कब्रें रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो टूटेंगी नहीं। इस वजह से ये मेरे दुश्मन बन गए। दूसरी बात ये कि ये 14,300 के बजाय 18,000, 19,000, 20,000, 30,000 जैसा भी मतलब होता है इस तरीके से ये लोग पैसे लेते हैं। और इनके सरपरस्ती टोटल केएमसी करती है। केएमसी के बगैर ये काम नहीं कर सकते। इस टाइम तो सर केएमसी का जो मेन बंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो है रिजवान। रिजवान से ऊपर है इरफान उर्फ काशिफ, फिर उसके ऊपर है इकबाल परवेज़, जो कि इनकी सरपरस्ती के नीचे जो काम कर रहे हैं। सुल्तान गोरकन है, तनवीर है, मुनीर है, और मैं आपको उनकी तस्वीरें दूंगा। ये सारा अमला इन चीज़ों में मुलविस है। सर ये कब्रिस्तान 1963 में आबाद हुआ था और इसकी एक जो है वो 114 एकड़ है ज़मीन टोटल। और दूसरी बात कि इसके अंदर 5 कब्रिस्तान मुख्तलिफ बना दिए गए, जबकि एक ही कब्रिस्तान ने, मगर केएमसी ने जो है इसके अंदर 5 कब्रिस्तान अलग बना दिए। ना उधर उसकी केएमसी की रसीद है, ना उस पर केएमसी का चालान जमा होता है, सिर्फ हमारे पे प्रेशर होता है कि बस आप करो। और 5 कब्रिस्तानों में नहीं है। मैंने मुख्तलिफ महकमों में कार्रवाई की हुई है, कोर्ट में भी मैंने वो करा हुआ, और कोर्ट से मैंने स्टे आर्डर भी लिया हुआ, तो स्टे आर्डर को भी ये लोग नहीं मान रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्टे आर्डर के पेपर लगाए थे गेट नंबर 1 पे, तो वहाँ भी तनवीर गोरकन और इसके अमले ने उखाड़ फेंक ये सारे पेपर। मेरे मानते ही नहीं किसी भी चीज़ को। तस्वीर असल में पहले तो 25 तारीख 10वां महीना 2025 तक तो मैं ही करवाता था गोरकनों से। तमाम चीज़ें मैं खुद देख रहा था, हर चीज़, पर्ची भी जारी कर रहा था, चालान भी मैं खुद भरता था, हर चीज़ मैं करता था। मगर 26 तारीख को इन्होंने मेरी एक एफआईआर कटवाई, मुझे भत्ते के केस में बंद करवाया। बंद करवाने के बाद ये लोगों ने मेरा रिकॉर्ड रूम तोड़ के तमाम कब्रिस्तान का जितना भी रिकॉर्ड है ये सारा ले गए, जिसके अंदर ये गेट नंबर 1 के तमाम गोरकन, केएमसी का अमला, रिजवान, काशिफ, इकबाल परवेज़, ये सारे इसके अंदर मुलविस हैं। मैंने इनके ऊपर एक चोरी की एफआईआर करवाई हुई है, जिसका केस मेरा कोर्ट के अंदर बिल्कुल है और एफ वो चल रही है। मगर महकमा कब्रिस्तान इनकी पूरी की पूरी सरपरस्ती कर रहा है और इनके साथ मिलकर इस टाइम भी काम कर रहा है गेट नंबर 1 के ऊपर बैठ कर। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं सर। मसला सारा ये कि जब मैंने 2-3 गोरकनों को बेनकाब किया, उनकी जो चीज़ें यहाँ पर देखी कि भाई आप इस तरीके से नहीं करो, जिसमें बाशुमाल पहला नंबर है तनवीर। उसको मैंने देखा था कि एक जगह उसने 1,80,000 रुपये की किसी को बेची थी। नईम जमाल उनका नाम है, उनके वालिद साहब की तदफीन हुई थी, तो उससे 1,80,000 में इसने एक बाउंड्री वाल बेची, जिसके उसने 40,000 रुपये एनी टाइम लिए थे। मैं उस मसले पे इनको बात कर रहा था। वो दिन था जुम्मे का दिन था, और इतवार के दिन उन्होंने मेरे पे एफआईआर कटवा दी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पीर को जाके कंप्लेन केएमसी में करूँगा। मगर उससे पहले इन्होंने मेरे पे एफआईआर कटवा के भत्ते की मेरे को बंद करवा दी। मैंने फिर आने के बाद चोरी की एफआईआर कटवाई, जो मेरा रिकॉर्ड वगैरह चोरी हुआ। नहीं, अभी आपने कहा 1,80,000 जो उसने लिए किसी से। सर मसला ये था कि वो था दिन जुम्मे का, हफ्ता इतवार केएमसी का दफ्तर बंद होता है। मेरा मूड था पीर के दिन जाने का कि मैं इसकी कंप्लेन करूँ, मगर मुझे तो यही नहीं पता कि केएमसी का अमला खुद उनके साथ मुलविस है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी पूरी इंक्वायरी करें, जो भी इसके अंदर मुलविस है किसी भी चीज़ में, चाहे भले मैं भी क्यों नहीं होता हूँ, आप उसको सज़ा दिलवाएं, क्योंकि इस पे अमल कोई भी नहीं कर रहा।
मुझे 2 दफ़ा अगवा कर दिया गया। मैं अगवा के बाद मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे ऊपर पिस्टल का केस रख के बंद कर दिया सलीम मुरवत अपने कलरी थाने में। जबकि कलरी थाना किधर, मेरी रिहाइश किधर, मुझे वहाँ से भी अगवा करके और मुझे पिस्टल रख के बंद करा गया। और ये कलरी थाने का जो एसएचओ है सलीम मुरवत, उसने बाकायदा परेडी डीएसपी के सामने ये बयान दिया कि यार मुझसे गलती हुई और मुझसे वो किसी ने ये काम करवाया। वो एक कोई माजो माजो नाम का कोई मुखबर है, उसके कहने वो उसका नाम ले रहा था, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसके अंदर सलीम मुरवती ये बयान दे रहा है कि भाई रफ़ीक शाह को किसी ने मुझसे काम करवा के ये 23 बने की एफ कटवाई। तो मेरे साथ तो बहुत मसले मसाइल आए दिन, ये पिटीशनें लगवाते हैं उल्टी सीधी तरीके से, मुझे हरासमेंट करवा रहे। मैं समझ लें कि पूरे हफ्ते कोर्ट के अंदर ही मौजूद रहता हूँ, किसी ना किसी नाम से पिटीशनें लगवा के मुझे इतना इन्होंने परेशान करके रखा हो, मैं क्या आपसे बयान करूं। सर ये केएमसी में 2012 से इकबाल परवेज़, फिर उसके बाद सरवर आलम, ये दोनों ही डायरेक्टर थे और इन्होंने ही तमाम जगह यहाँ पर दी है। किसी गोरकन ने या किसी इंतज़ामिया के बंदों ने नहीं दी। आप जाकर उनकी जगहें चेक करें, आप उनसे मालूम करें कि आपके पास पेपर किसके हैं। तमाम जगहें जितनी भी हैं, बड़ी हो छोटी हो, 1 कब्र की हो, 10 कब्र की हो, 5 कब्र की, तमाम महकमा कब्रस्तान के इकबाल परवेज़ की साइन से दी गई। तो मसला ये है कि रजिस्ट्रेशन का मामला तो 2000 सन 2000 के बाद से शुरू हुआ, जब ये नादरा उसमें आई ना, उससे पहले तो कोई मामला ही नहीं थे कब्रस्तान हो गया किसी भी चीज़ के। ये सन 2000 के बाद नाजिम बने, टाउन नाजिम बने, तो पहले यूसी देखती थी, फिर यूसी के बाद टाउन कब्रस्तान को देखने लग गया, फिर टाउन के बाद केएमसी देखने लग गई। तो मतलब जैसे जैसे जो देख रहा था हम उसके साथ उसी तरीके से चल रहे थे। हम तो कानून को फॉलो करते हुए आए। चालान चाहे यूसी को भरने थे तो हम यूसी को भर रहे थे, टाउन में अगर हमसे चालान मांग रहे थे हम टाउन को भर रहे थे, और अब केएमसी मांग रही थी हम केएमसी को भी चालान भरते हुए आ रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी अभी तक भी तो मुसीबत ही है, मगर जो मैं तो सच बात कर रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी कर रहा हूँ। का मसला यही है कि मेरे को बिल्कुल साइड कर दें और केएमसी का अमला और गोरकन इधर अपनी मनमानी करते रहें, समझे, और अपनी मर्ज़ी के पैसे कमाते रहें, मगर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे दस्ती पुश्ती यहाँ पर मेरे दादा वालिद साहब इन्होंने खिदमतें की इस कब्रस्तान के अंदर, और ये एक टाइम में एक बहुत बड़ा जंगल था, आज ये गुलिस्तान बन गया तो इनको कब्ज़ा नज़र आ रहा है। तो ये इस तरीके का कब्ज़ा करके चाहते हैं कि रफ़ीक शाह को साइड कर दें और हम इस पर वो कर लें। उनको रफ़ीक शाह से भी मसला और रफ़ीक शाह के जो कब्रस्तान का मामला है उससे भी तकलीफ़ है कि रफ़ीक शाह ये काम क्यों कर रहा है कि कब्रें रजिस्टर्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो फ्री तदफीनें होती हैं ये किसी भी कब्रस्तान में नहीं होती, कहीं भी आप चले जाएँ। वाहिद कब्रस्तान है कि जिसके अंदर मैं फ्री तदफीन करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे आप आवाम से भी पूछ सकते हैं कि मैंने की हैं। अगले साल मैंने 700 तकरीबन मैयतें फ्री तदफीन की, जिसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद, मेरे पास मीडिया के अंदर वो कवरेज पड़ी हुई है जिसके अंदर सब चीज़ें मेरी हैं। 2025 से पहले और 2025 तक वो हम लोग ही करते थे, तमाम लोगों की चीज़ें हम लोग वसूल करते थे। उनके तमाम चीज़ें लेने के बाद फिर मैं उनका फ़ार्म भरता था, फ़ार्म भरने के बाद थाने से अटैच करवाता था, थाने से अटैच कराने के बाद यूसी नाज़िम से अटैच करवा के महकमा कब्रस्तान से मैं उसको मंजूर कराता, तो मैं ही कराता था। डायरेक्ट कोई भी बंदा यहाँ से नहीं हो सकती, हमारे ट्रस्ट के मकसद मकासद में लिखा हुआ है।